towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डाल दें तब तक की बड़ी सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में चुनावी मोड में नजर आई बीजेपी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। बघेल सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पहुंची सागर। पत्रकारों से रूबरू हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव। बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। सुबासवरा में बालू सिंह ने जन आक्रोश रैली का किया स्वागत। रैली में जीतू पटवारी पर हुई फूलों की बरसात। कई नेता रहे मौजूद। करेरा में गणेश प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन। धूमधाम से गणपति को दी गई विदाई। सैकड़ों लोगों ने किए बप्पा का आशीर्वाद। ओमकारेश्वर पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित अनिरुद्ध आचार्य। महाराष्ट्र में किए भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई पूजा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में नजर आ रही है, तो वहीं पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने तैयारी को लेकर बताया कि हमने घोषित किया था कि जिनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटिंग होगी, जो सबसे ज्यादा नाम जुड़वाएंगे, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 सालों तक सौतेला व्यवहार रायपुर के लिए किया है और अब जब चुनाव आ गया है तो 10 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है। और कहा कि जिस चीज का टेंडर नहीं हुआ है, जिस चीज के लिए बजट नहीं आया, उन चीजों का शिलान्यास कर रहे हैं। इसी को लेकर कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमने घोषित किया था कि जो कार्यकर्ता जिनके क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटिंग हो गई उनको पुरस्कृत किया जाएगा, जो सबसे ज्यादा नाम जुड़वाएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और आज उनका कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह पैदा करके वो चुनाव के मैदान में उतरकर राजधानी से ऐसा वातावरण निर्मित करें कि पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की लहर चले और भूपेश बघेल की सरकार जाए, कमल फूल की सरकार आए। इसके लिए कार्यकर्ता सम्मेलन है। अब चुनावी मंत्र है कि भूपेश बघेल जी फर्जीवाड़े में लग गए हैं। रायपुर शहर के साथ 5 साल तक तो सौतेला व्यवहार किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, कानून व्यवस्था की स्थिति को बदतर किया। अब आज जब चुनाव आ गया है, 10 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, तो जिस चीज का टेंडर नहीं हुआ है, जिसका वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है, जिसके लिए बजट में पैसे नहीं है, उन चीजों का आजकल शिलान्यास कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा सागर पहुंची, जहां शहर के विभिन्न स्थानों पर कांग्रेसियों ने जन आक्रोश रैली का स्वागत किया। साथ ही भगवानगंज अंबेडकर प्रतिमा के पास एक आम सभा आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अरुण यादव शामिल हुए। वहीं आम सभा के दौरान अरुण यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी के शासनकाल को भ्रष्टाचार में लिप्त बताया और जिले के तीनों मंत्रियों को आड़े हाथों लिया। उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है और निश्चित तौर पर जनता का आक्रोश आप भी देख रहे हैं। बुंदेलखंड हो चाहे मध्य प्रदेश के और इलाके में, आप रात को 12 बजे इतनी तादाद में लोग मौजूद हैं हमारी सभाओं पर, तो स्पष्ट करता है कि कल सुर्खी में बदलाव की बयार है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब साथी मिलकर माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सुदृढ़ और चौमुखी विकास करने वाली सरकार मध्य प्रदेश में बनाएगी। तो 18 में भी कहा था जी, 13 में भी कहा था, 13 में भी कहा था जी, और 23 में अब उनका खुद का आकलन कर लीजिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का आना, अमित शाह का जी का बार बार आना, देश भर के नेताओं का मध्य प्रदेश में आना, वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा का टिकट बेमन से लड़वाना जो लड़ना नहीं चाहते हैं, कैलाश जी का
स्टेटमेंट आपने सुन लिया होगा। जो विधायकों को टिकट बांटते थे अब वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे। एग्जैक्टली, तो ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बौखलाहट है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के सागर पहुंचने पर जहां बुंदेलखंड के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव पत्रकारों से रूबरू हुए, वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर प्रदेश भर में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाए हैं। साथ ही सागर स्मार्ट सिटी के नाम पर किए गए करोड़ों रुपए के घोटाले का भी आरोप लगाया। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने जिले के 3 मंत्रियों को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि सागर जिले में 3 मंत्री होने के बावजूद सागर में विकास नहीं दिख रहा। तीनों मंत्रियों ने विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार ही किया है और अब आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें भ्रष्टाचार का मुंह तोड़ जवाब देगी। सात यात्राएं लगभग आज 10 दिन पूरा हो गया है, सभाओं में जारी है। जनता का आक्रोश सरकार के प्रति हमको नजर आता है। उससे पूर्ण उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर समूचे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता विधानसभा में मैंने नहीं देखी जहां पर लोगों ने ये नहीं कहा कि यहां पर बजरी हो, रेता हो। विधायक की 35-40% कमीशन लिया विधायक। इट इज वेरी सरप्राइजिंग। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि विधायक दीदी में भी लोग पैसे लेते हैं। खबर रायपुर से, जहां एकात्म परिसर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आने वाली पीढ़ी यानी छत्तीसगढ़ के युवा हताशा में डूब गए हैं, जिसका उदाहरण पीएससी है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री ने कहा है कि प्रदेश की मीडिया ने भी पीएससी के मुद्दे को उठाया था, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के साथ कई मुद्दों को लेकर उन्होंने जमकर भूपेश सरकार पर हमला बोला। बघेल जी बोलते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या? उनके विधायक के सामने नोटों की गड्डियां जाती है तब भी वो ये बोलते हैं। जब छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के मन में पूरा आक्रोश और उबाल पूरे प्रदेश में आ गया है तब भी वो बोलते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या? वो सरकार में है, जो प्रदेश के संवैधानिक कार्यपालिक मुखिया हैं, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। अगर किसी भी प्रकार की कोई स्थिति इस तरह की उत्पन्न होती है तो उनको खुद से इनिशिएटिव लेकर के बिना विपक्ष के कहे, बिना भारतीय जनता पार्टी के कहे, बिना युवाओं के आक्रोश या उनके उद्घाटन के, उनके वक्तव्य के, उनको खुद से कार्रवाई करना चाहिए था। हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि कोई शिकायत आई है क्या, कोई शिकायत आई है क्या। खबर करेरा से है, जहां नगर में गणेश विसर्जन बड़ी ही धूमधाम से किया गया। नगर के मुख्य चौराहे से होते हुए गणेश जी बैंड बाजे डीजे के साथ विसर्जन के लिए निकले। वहीं विघ्नहर्ता गणेश जी के दर्शन के लिए आसपास के गांव से सैकड़ों लोग आए और भक्ति भजन पर जमकर नाच गाना किया। साथ ही जगह जगह भक्तों ने भंडारे का आयोजन किया था और प्रसाद वितरण किए। वहीं ओंकारेश्वर में विश्वविख्यात प्रसिद्ध कथावाचक पंडित अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन और मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इसके बाद नौका विहार करके महाराज ने भगवान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, जहां पंडित अशोक दुबे और आंचल दुबे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन करवाया। वहीं मंदिर में स्थित शिलालेख को पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष देवेंद्र चौकसे ने उन्हें पांडुलिपि में लिखित शिलालेख के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान महाराज ने पत्रकार संघ को चर्चा में बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित ओंकारेश्वर में हुई है, यह बहुत ही गौरव का क्षण है। इसी के साथ उन्होंने ओंकारेश्वर में धार्मिक संस्कृति को सहेजने की पहल को काफी सराहा। आज भगवान शिव का पावन दर्शन करने का परम लाभ प्राप्त हुआ ओंकारेश्वर में। और हम सब अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। संस्कृति से छूट जाएंगे तो बहुत पतन हो जाएगा। तो युवाओं को, आज के यूथ को, आज के बुजुर्गों को, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे और अपने तीर्थों की महिमाओं को पहचाने और आदर करें उन तीर्थों का। अपनी विरासत के रूप में हमारे पूर्वज जो ये विरासत के रूप में हमें देकर गए हैं,
इन्हें बचाए रखें और अपने धर्म को ना छोड़ें, अपनी संस्कृति को ना छोड़ें, अपने संस्कारों को ना छोड़ें। आपकी पहचान धन से नहीं है, संस्कारों से। आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। ये संत सनातन धर्म के लिए बहुव्यापी है। इसको संत सनातन धर्म में संत लोग किस हिसाब से देखते हैं? हाँ, ये तो गौरव है हम सबका कि आज पूज्य भगवान आदि शंकराचार्य जी को यहाँ स्थापित किया गया है और ये पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। इन महा आदि शंकराचार्य ना होते तो संस्कृति आज ना जाने कितना पतन हो जाता हिंदू सनातन संस्कृति का। इन्होंने बौद्धों से लड़कर अपने धर्म को बचाए रखा उस जमाने में। नर्मदा जी का नौका विहार किया, आपके आत्मिक इच्छा शक्ति में क्या प्रकट किया? बहुत अच्छा लगा माँ नर्मदा का पावन दर्शन आचमन करके और नौका विहार करके बहुत आनंद की अनुभूति हुई। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा उज्जैन जिले के तराना विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां यात्रा को लेकर भारी जनसैलाब उमड़ा। इस दौरान जगह जगह मंच बनाकर विधायक महेश परमार के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं कृषि उपज मंडी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव रंजीत सुरजेवाला ने संबोधित करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचारी और घोटाले की सरकार बताते हुए कहा कि बीजेपी की रग रग में भ्रष्टाचार और पाप भरा हुआ है। मध्य प्रदेश में आज महाकाल की नगरी में 12 साल की निर्भया के साथ जिस प्रकार से बलात्कार की विभत्स दुर्दांत घटना हुई, उसने पूरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। पूरे मध्य प्रदेश और देश की मां भारती की आत्मा आज छलनी है। 12 साल की बेटी 8 घंटे तक महाकाल लोक में सड़कों पर घूमती रहे, आधी निर्वस्त्र, शरीर से खून रिसता रहे, बलात्कार की शिकार बनी रहे, सहमी सिमटी वो हमारी बेटी। परंतु शिवराज सिंह चौहान को उत्सव मनाने से फुर्सत नहीं मिलती। ऐसी भाजपा सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में 3 साल से हर रोज एक बेटी से बलात्कार होता है। 18 साल में 58,000 बलात्कार हुए। 8 बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश में हर रोज होती हैं। 68,000 हमारी बेटियों और बहुओं का अपहरण हो गया। परंतु शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों, आपको नींद कैसे आती है? सुवासरा विधानसभा में कांग्रेस नेता बालू सिंह सोलंकी ने जन आक्रोश रैली यात्रा का जोरदार स्वागत किया। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता बालू सिंह के नाम की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि जीतू पटवारी जन आक्रोश यात्रा लेकर जब सुवासरा में पहुंचे तो कांग्रेस नेता बालू सिंह सोलंकी और उनके समर्थकों ने जीतू पटवारी का भव्य स्वागत किया। वहीं जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई है, जिसके बाद ही ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से सुवासरा विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं बालू सिंह सोलंकी। मेहर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर उनकी याद में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर नगर में बाइक रैली शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से निकाली गई, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान और मौलवी साहब बड़े ही उत्साह से नारा लगाते हुए जुलूस में शामिल हुए। खबर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से है, जहां नैनावद गांव में एक मानसिक रूप से कमजोर युवक टावर पर चढ़ गया, जहां पर उसने जमकर कई घंटे उन्माद मचवाया। मामले की जानकारी जैसे ही मकसूद थाना प्रभारी को मिली, वैसे ही थाना प्रभारी ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और कई घंटे की मशक्कत के बाद युवक को टावर से नीचे उतरने में कामयाब रहे। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक अपना नाम पता नहीं बता पा रहा है और दिमागी रूप से कमजोर है, जिससे पूछताछ की जा रही है। हाँ जी, नैनावत से सरपंच वगैरह का गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों के फोन आए थे कि साहब नैनावत टावर के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ गया है और टावर की चोटी पे बैठा हुआ, उतरने को तैयार नहीं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं 1 घंटे से। तो जैसे हम तत्काल पहुंचे, हमारी टीम पहुंची और उसको प्रयास किया, अपना कुछ मिठाई और केले दिखा के उसको उतारा गया। पहले तो बहुत प्रयास किया गया, उसने उतरने को तैयार नहीं था, वहीं से हिल रहा, हाथ हिला रहा, हंस रहा।
फिर मिठाई और केले देख के वो धीरे धीरे उतरने लगा, तो नीचे उतार के लाया, उसकी जीवन रक्षा की गई। नाम पता पूछने पे वो कुछ तो भी बोलता रहता उल्टा सीधा, कभी राजस्थान कभी गुजरात कभी क्या बता रहा है। अभी लेके आए उसको, आने पे पूछताछ करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में धार जिला पुलिस ने करीब 151 देसी कट्टे और पिस्टल जब्त कर कुख्यात अपराधी ईश्वर सिंह समेत इसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एक झोपड़ी में जो इनके हथियार बनाने की फैक्ट्री थी उसे भी नष्ट किया। धार जिला का पिछला इतिहास देखें तो पुलिस के द्वारा यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इन भारी तादाद के हथियारों को जब्त कर पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की। आपने साफ शब्दों में कहा है कि इन हथियारों को देखकर लगता है कि यहां कोई बड़ा क्राइम करने की साजिश भी हो सकती है। तो गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, निश्चित तौर पे समाज के लिए, ये कानून व्यवस्था के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए ये बहुत ही घातक था। और देश में, प्रदेश में और धार जिले में कभी भी कोई बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती थी इन हथियारों के उपयोग से। इसको ध्यान में रखते हुए हमने उसके खिलाफ एनएसए रासुका की कार्रवाई करी है। उसका रासुका का वारंट हमने प्राप्त कर लिया है, उसमें भी हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। शेष हमारी पूरी टीम इनसे पूछताछ कर रही है। इनका मोबाइल भी हम लोगों ने जब्त किया है और जो भी इनके पास डिजिटल डिवाइस है वो भी जब्त किया है। इनका हम और पूरी तरह से जांच करके जो भी इनका देश में नेटवर्क है, जो भी नेटवर्क है उसको हम ध्वस्त करेंगे, उसका पता लगाएंगे। इनके साथ गैंग के और जो लोग भी हैं उनको भी हम पकड़ने का यथाशीघ्र प्रयास करेंगे। जिस तरह से ये लोग अपराध शस्त्र की सप्लाई कर रहे हैं, जहां जहां सप्लाई कर रहे हैं, निश्चित तौर पे संभावना है कि इनके बड़े आपराधिक गैंग से संबंध हो, किसी संगठन से संबंध हो। इस संबंध में हमारी जांच होगी। एक चेतावनी भी है, जो लोग इससे मुक्त नहीं होंगे उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई। इस तरह से धार पुलिस का यह बहुत बड़ी इंटर स्टेट स्मगलिंग रिगार्डिंग इलीगल आर्म्स के क्षेत्र में कार्रवाई है, उपलब्धि है। मैं अपनी पूरी टीम को, मुझे अपने टीम पे ना जाने समय में हम जिले के लिए और अच्छा काम कर सके। कितने इलीगल ये वेपन्स? आज जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनके पास से कुल 149 कट्टे और 2 पिस्टल, इस प्रकार कुल 151 अवैध शस्त्र और 13 जिंदा कारतूस के साथ साथ हथियार बनाने की पूरी फैक्ट्री के सारे सामान जब्त हुए हैं। बहुत बड़ा वारदात किया है। खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं तिहाड़ जेल में से छूट के आया हूं। 2018 के बाद इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तब से फरार चल रहा है और आर्म्स का लगातार सप्लाई कर रहा है। इसने खुद भी स्वीकार किया है कि अभी तक हमने 1500 आर्म्स की सप्लाई कर चुका हूं। आतंकवादी संगठन से है नहीं है और आपराधिक गिरोह से है या नहीं है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम इसकी जांच करेगी। खबर उज्जैन से है, जहां 2 दिन पहले एक 12 वर्षीय नाबालिग के साथ हुई दरिंदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इधर अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सुराग नहीं लग सका। वहीं अब महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल और उज्जैन के संगठन प्रभारी शोभा ओझा उज्जैन पहुंची और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान एसपी सचिन शर्मा को ज्ञापन देकर घटना के आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा और विभा पटेल ने कहा कि बीजेपी सरकार 18 साल में भी महिला को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकी, जिसकी वजह से आज भी मासूम बालिकाओं और महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है। आज उज्जैन में जो घटना सामने आई है, एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ जो रेप हुआ, उसके बाद ये मासूम बच्ची निर्वस्त्र जिसका खून बहता रहा, ये 8 घंटे तक भटकती रही, अपनी सूझबूझ खो दी उसने। जिन दरिंदों ने इस छोटी बच्ची की यह हालत करी, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और इस बच्ची को मुआवजे के रूप में सरकार 1 करोड़ रुपए दे, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है महिला अत्याचार के मामले में, छोटे बच्चों के साथ अपराध के मामले में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में, बेहद शर्मनाक है। और ये सही रूप में एनसीबीआर की रिपोर्ट इस बात की गवाह है कि किस तरह से जंगल राज हो गया है मध्य प्रदेश। और इस जंगल राज में तमाशा देखिए कि इस जंगल राज का मुखिया
शिवराज गाल बजा बजा के सवेरे से लेकर रात तक केवल और केवल लाडली बहनों की बात करता है, लाडली बेटियों की बात करता है, पर असलियत ये है कि शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश की बेटियों को और बहनों को केवल वोट बैंक माना है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये दरिंदगी मध्य प्रदेश में नहीं होती। देखिए, आज जिस तरह से शिवराज सिंह का सरकार चल रही है, इसमें बच्चियों के साथ हर दिन 19 से ज्यादा बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश बच्चियां गायब होने में नंबर 1 पर है और शिवराज सिंह अपने आप को बच्चियों का मामा कहते हैं। उन्हें चुल्टू भर पानी में डूब जाना चाहिए। महिला कांग्रेस ने यहाँ पर आज ये प्रदर्शन रखा है और हम चेतावनी देते हैं शिवराज सिंह चौहान को, अगर इस तरह की घटनाएं नहीं घटी, नहीं रुकी और अगर अपराधियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो महिला कांग्रेस उनका जीना हराम कर देगी। जिस जिले में शिवराज सिंह चौहान जाएंगे वहाँ उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। महिला कांग्रेस कोई केवल वोट बैंक नहीं है, हम उनके अपने अधिकार मांगते हैं। जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ महिला कांग्रेस आवाज उठा रही है और बच्ची के साथ जो दर्दनाक कृत्य हुआ है उसमें शिवराज सिंह को स्वयं खुद का अपने आप अपना इस्तीफा देते हुए सरकार को बर्खास्त करने की राज्यपाल से अपील करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को सुरक्षा दे पाने में नाकाम है। देखिए, पुलिस आज कह रही है कि प्रशासन जांच चल रही है। किस तरह की जांच चल रही है? आज 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और वो बच्ची अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही है। उसके परिजन परेशान हो रहे हैं। उस दर्द को हम महसूस नहीं कर सकते। उस कृत्य को पढ़ने में हमको कष्ट होता है। उज्जैन जिले में महाकाल थाना अंतर्गत एक प्रकरण कायम हुआ है अज्ञात लोगों के विरुद्ध, जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई है, जिसकी पुष्टि मेडिकल के द्वारा की गई है। इसमें बच्ची की हालत नाजुक होने से उसको इंदौर रेफर किया गया था और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है उसको वहाँ पे अवेलेबल कराया गया था। ब्लड की कमी के कारण जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो पुलिस वालों ने ही ब्लड भी वहाँ पे दिया है। इसमें एक बड़ी टीम SIT गठित की गई है और लगातार सभी जगह पे इसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और जनता से भी यही अपील है, किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत बताएं। सर, बच्ची ने पूरे शहर में लगभग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर इधर से उधर पहुंची है, तो कहाँ पर उसके साथ में घटना हुई थी, किस तरीके से ट्रेस हुई? फरियादिया के द्वारा क्योंकि बताया नहीं गया है और अभी तक घटना की जब जानकारी मिली है और उससे पहले तक जो हुआ है उसको हम लोग बैक ट्रैक कर पा रहे हैं। तो घटना कहाँ हुई है, घटनास्थल क्या है, उसकी जांच अभी विवेचना का विषय है, जिसका जल्दी खुलासा किया जाएगा। तो कहाँ की बताई जा रही है बच्ची, कुछ इसमें बताया होगा बयान में? बच्ची के द्वारा वो कहाँ की है बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया गया है और उसकी जो भाषा है उसके हिसाब से प्रयागराज के होने की संभावना है। सर, उम्र कितनी होगी? उम्र कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पर उसके बाद ही बता पाना ठीक रहेगा। सर, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो चुकी है, क्या कुछ लोगों को ट्रेस किया या इसमें अज्ञात लोगों के विरुद्ध कायमी की गई है। जो प्राथमिक उपचार है वो और इसके बाद जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है वो दिया गया है और स्पेशल टीम बनाई गई है जो सभी जो भौतिक साक्ष्य हैं, टेक्निकल साक्ष्य हैं, उस पर काम कर रही है और लगातार इसमें प्रयास करके हम लोग जिनके द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया जल्दी उन तक पहुंचेंगे। सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ, जिसको लेकर ब्लॉक कांग्रेस ने प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि और बीमा दिया जाए। वहीं ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश पाटीदार के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर एकत्रित होकर बाइक रैली निकाली, जो सीतामऊ प्रशासनिक अधिकारी भवन के सामने रुकी, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और किसान की खराब हुई फसल को लेकर मांग रखी कि जल्द से जल्द किसानों को बीमा राशि और मुआवजा दिया जाए। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतामऊ द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि बिना सर्वे के मुआवजा दिया जाए। उक्त ज्ञापन जो है शासन तक पहुंचा दिया जाएगा और जो किसानों की जहां जहां जानकारियां दी जा रही हैं उक्त सर्वे कराया जा रहा है। ग्राम सेवक और चूंकि अभी पटवारी नहीं है तो राजस्व निरीक्षक के सर आज सरकार के तो अभिन्न अंग जो पटवारी हड़ताल पे, तो फिर किसानों के खेतों में जाएगा कौन?
अभी ग्राम सेवक और राजस्व निरीक्षक हैं, वो जा रहे हैं। और जो फसल कटाई प्रयोग, चूंकि कई किसानों की फसल कट रही है, तो फसल कटाई प्रयोग भी आदरणीय कलेक्टर सर ने गठन कर दिए हैं दलों का, वो भी सर अभी तक कौन से गांव की कौन सी सर्वे रिपोर्ट आपके टेबल पर आ चुकी है, जो आपके अधिकारी गए और किसानों के सर्वे करके आए हैं? अभी जैसे मेरिया खेड़ी और कुछ गांवों की जो जानकारी आई थी वहां गई थी, रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे रिपोर्ट प्राप्त होगी हम सूचित करेंगे। मैं आपके माध्यम से शासन और प्रशासन को अवगत कराना चाहूंगा कि कल मैंने 7-8 गांव का दौरा किया था और मैंने खुद ने जाकर खेतों का निरीक्षण किया है। मैं खुद अपने जूते चप्पल हाथ में लेकर। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में ऐसा देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। क्या जिम जाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या काजू बादाम किशमिश मेवे खाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या घी दूध खाने से सेहत बन सकती है? नहीं, क्योंकि सभी को लगता है कि सेहत तो सिर्फ खाना खाने से बनती है, लेकिन सेहत सिर्फ खाना खाने से नहीं बल्कि उसको पचाने से बनती है। और जब तक कि खाया पिया लगेगा ही नहीं, आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं